क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए पिछले 1-2 हफ्ते बड़े इंटरेस्टिंग रहे हैं। कई बड़े डेवलपमेंट्स हमने यहाँ पर देखने को मिले हैं हमें। इनफैक्ट पॉजिटिव डेवलपमेंट्स मैं कहूँगा, जिनकी वजह से क्रिप्टो इंडस्ट्री को थोड़ा सुकून मिला है। एल्स पिछले 1 साल से तो यहाँ पर बड़ा रायता फैला हुआ है, आप जानते हो। अभी जैसे इलॉन मस्क ने ट्विटर को टेक ओवर कर लिया, तो उसको भी ऐसा माना जा रहा है कि क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा डेवलपमेंट हो सकता है, बिकॉज मस्क क्रिप्टो सपोर्टर रहे, आप जानते हो। एंड रिपोर्ट्स क्लेमिंग कि मस्क ट्विटर को ब्लॉकचेन पर लेकर आ सकते हैं, एंड ये एक मेजर डेवलपमेंट हो सकता है अगर ऐसा होता है। फिर अगर इंडिया की हम बात करें तो जैसे कल मैंने आपको बताया था कि एफएम ने कहा है कि भाई क्रिप्टो रेगुलेशंस बनाना इंडिया के टॉप प्रायोरिटी में से एक है। फिर आरबीआई ने जो सीबीडीसी का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, एंड इवन क्रिप्टो सपोर्टर ऋषि सुनक का यूके पीएम बन जाना, मतलब पिछले कुछ दिन में काफी कुछ हमें देखने को मिला, काफी हैपनिंग रहे हैं। एंड फिर बिटकॉइन भी अब 20,000 के नीचे की जो ट्रेजेक्टरी है उसको तोड़कर थोड़ा सा बाहर निकला, एंड परहैप्स कुछ स्टेबिलिटी हम यहाँ पर भी आगे देख सकते हैं। सो काफी इंटरेस्टिंग रहे हैं पिछले कुछ दिन, एंड इसीलिए आज मैं आपसे इन्हीं अपडेट्स पर बात करूंगा। इनफैक्ट ये जानने की कोशिश करेंगे कि आगे और क्या पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हमें यहाँ देखने को मिल सकते हैं, एंड कैसे इस ग्लूमी क्रिप्टो मार्केट में आगे कुछ हम और बेहतर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इन सभी टॉपिक्स पर बात करने के लिए आज मेरे साथ हैं क्रिप्टो एक्सचेंज वी ट्रेड के फाउंडर सीईओ प्रशांत। हाय प्रशांत, वेलकम टू अनकट। सबसे पहले मैं आपसे वही सवाल करूंगा जो सब बड़ा वायरल है, अब सवाल भी वायरल हो रहे हैं। हर कोई पूछ रहा है कि भी इलॉन मस्क के ट्विटर टेक ओवर से क्रिप्टो इंडस्ट्री को कितना फायदा हो सकता है। पीपल आर क्लेमिंग कि मस्क ट्विटर को आगे चलकर ब्लॉकचेन बेस्ड प्लेटफॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड फिर कुछ और बड़े डेवलपमेंट्स जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, जिससे क्रिप्टो इंडस्ट्री को इवेंचुअली बड़ा फायदा हो सकता है। सो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, एलन मस्क की अगर बात करिएगा तो उनके दो पहलू हैं। एक तो वो पहलू जो कि आप उनके ट्विटर पर उनके ट्वीट्स देखकर आप अपनी परसेप्शन बनाते हैं, और दूसरा पहलू एक प्रोबेबली इस समय इस वर्ल्ड के जो सबसे इनोवेटिव, सबसे स्ट्रांग और सबसे ज़्यादा विजनरी लीडर की जो बात होती है, तो इन दोनों पहलुओं में फ़र्क है। जिनको उनके 2 ट्वीट्स देखकर उनके स्टेप्स प्रेडिक्ट करने हैं वो करते हैं, और जिनको उनकी सक्सेसेस देखकर, जिस तरह से उन्होंने टेस्ला बनाया है, स्पेसएक्स बनाया है, बोरिंग कंपनी बनाया है, तो उस तरह की बात है। ये पक्की बात है कि एलन मस्क वन ऑफ दोज रहे हैं जो कि हमेशा डॉज कॉइन के चीयर लीडर रहे हैं, लेकिन वो क्रिप्टो के सपोर्टर है। टेस्ला इस समय दुनिया की उन कंपनीज में है जिनके पास इंस्टीट्यूशनली सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट लोगों ने क्रिप्टो में कर रखा है। अगर ट्विटर ब्लॉकचेन पर आती है और उसमें जो भी करेंसी यूज होगी, चाहे वो डॉज हो या कोई नई करेंसी हो, इस पर मैं प्रेडिक्ट नहीं करना चाहूंगा, उसकी वैल्यू तो डेफिनेटली बढ़ेगी। लेकिन रूमर्स पर यकीन ना करें। एलन मस्क का काम देखें, महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना कैसे वो परिवर्तन लाते हैं। अभी भी जो न्यूज़ चल रही हैं वो बहुत ज़्यादा कीन है कि ट्विटर को इमीडिएटली एक प्रॉफिटेबल कंपनी बना सकें। तो उसके बाद अगर उसमें वेब 3.0 यूटिलाइज होता है तो उसकी करेंसी में फ़ायदा तो होगा। क्या वो डॉज होगा कि नहीं होगा, ये कहना सही नहीं रहेगा, बिकॉज ये बिल्कुल वो एस्पेक्ट है जो उनके ट्वीट्स को देखकर लोग कंक्लूड करने लगते हैं। फाइन प्रशांत, ट्विटर ऑन ब्लॉकचेन, सो कितने चांसेस लगते हैं कि ट्विटर को मस्क ब्लॉकचेन बेस्ड प्लेटफॉर्म बना सकते हैं? बिकॉज मस्क हैज ऑलवेज बीन फॉर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, आई मीन टेस्ला हो, स्पेसएक्स हो, सो कितने चांसेस यहाँ पर लगते हैं कि ट्विटर ब्लॉकचेन पर आए आगे? चलिए, मैं इस क्वेश्चन को लिमिट नहीं करूंगा एलन मस्क के कंटेक्स्ट में, पर मैं आपको एक बात बताता हूँ कि हम लोग ब्लॉकचेन और वेब 3.0 की बात करते हैं। वेब 1.0 की सबसे बड़ी कंपनीज की आप बात करिएगा, जब मैं अपने कॉलेज में था, टीनेजर्स था, लेट 90s में, तो हम लोग बात करते थे कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी बिल गेट्स है, उसके बाद लैरी एलिसन हुआ करते थे जो कि ओरेकल के सीईओ थे, सन माइक्रोसिस्टम हुआ करता था, उसके अलावा 10 और कंपनियां हुआ करती थी जो बहुत बड़ी थी। लेकिन वेब 2.0 सिर्फ एक ही कंपनी थी वेब 1.0 की, जो कि वेब 2.0 में भी पूरी तरह सक्सेसफुल रही थी, बिकॉज उसने अपने आप को अडेप्ट किया था, उसने अपने आप को इवॉल्व किया था। बाकी हर एक वो कंपनी जिसने अपने आप को अडेप्ट नहीं किया, वो 1999-2000 का जो बबल आया था टेक का, उसको सर्वाइव नहीं कर पाया अच्छे से। वो अकेली कंपनी माइक्रोसॉफ्ट थी। माइक्रोसॉफ्ट उस समय भी लीडिंग कंपनी थी, 2.0 में लीडिंग कंपनी थी। अब 2.0 की सबसे लीडिंग कंपनीज की बात करिएगा तो गूगल है, फेसबुक है, ट्विटर है, ऑफ कोर्स अमेजॉन है ऊपर से। अब उन कंपनीज में आप देखिएगा कि कुछ कंपनीज इसको अडॉप्ट करेंगी और कुछ अडॉप्ट नहीं करेंगी। तो बात सिर्फ ट्विटर की नहीं है, मैं तो देख रहा हूँ कि ये 20 साल का साइकिल होता है, और इस साइकिल में जो कंपनीज अपने आप को अडॉप्ट करेंगी 2030 में सर्वाइव करेंगी, और जो नहीं करेंगी उनको नीचे जाते बहुत टाइम नहीं लगेगा। अगर आप फेसबुक को देखिएगा, फेसबुक में इस समय न्यूज़ चल रही है कि बहुत लॉसेस हो रहे हैं, बट अगर आप गहराई से उसको समझिएगा तो आप पाइएगा कि मार्क जुकरबर्ग जैसा विजनरी
इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है 3.0 में, इस भरोसे के साथ कि यही इन्वेस्टमेंट उनको वेब 3.0 की भी लीडिंग कंपनी बना सकता है। फ्यूचर देखा है किसी ने नहीं देखा है, लेकिन लोग एफर्ट मारते हैं। सिमिलरली ट्विटर भी उसमें शायद कोशिश करेगी। गूगल ने तो स्टार्ट भी कर दी है, गूगल क्लाउड पर काफी सारी एक्सेप्टेंस बढ़ गई है क्रिप्टो की और ऊपर से ब्लॉकचेन की। तो ये हर एक बड़ी कंपनीज को ऑलरेडी समझ में आ चुका है और ट्विटर में भी इलन मस्क इसकी कोशिश कर रहे हैं। मैं ये पक्का कह सकता हूं कि जिस कंपनी ने अडॉप्ट नहीं किया, आज से 2030 आते आते, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि ओरेकल और सन माइक्रोसिस्टम और वो सारी बड़ी कंपनीज 10 साल बाद नहीं थी और नहीं आती, तो इवोल्यूशन का तरीका है और ये वो जंक्शन वापस आया है 20 साल के बाद। सो यू आर सेइंग कि अब दोबारा से वो अपॉर्चुनिटी जो है वो वापस आई है वेब 3.0 के जरिए, एंड यहाँ पर बड़े चेंजेस जो है वो हमें देखने को मिल सकते हैं अगले कुछ सालों में। नई कंपनीज आएंगी और कुछ कंपनीज वेब 2.0 की नहीं सर्वाइव करेंगी और कुछ सर्वाइव करेंगी। फाइन, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। प्रशांत, क्रिप्टो और वेब 3.0 की हमने बात की, ये आगे फ्यूचर हो सकता है, आपने भी यही कहा, बट यहाँ पर क्रिप्टो में जिन लोगों ने अपने पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं ये सोच के कि ये फ्यूचर है, इसके ज़रिए वो कुछ पैसे भी आगे कमा सकते हैं, तो उन लोगों के तो पोर्टफोलियोज 90% डाउन है अभी। सो सब इतना मतलब कहते हैं कि भाई क्रिप्टो एंड वेब 3.0 फ्यूचर है एंड यहाँ पर लोगों को नुकसान हो रहा है। सो इसको आप कैसे एड्रेस करेंगे, मतलब एक आम यूज़र को आप ये कैसे समझाएंगे? मैं इसको 2 हिस्सों में तोड़कर आपको आंसर करूंगा। किसी भी एसेट इकोसिस्टम में जब स्टार्टिंग होती है तो कई सारी उसमें कमजोरियां और वीकनेसेस भी होते हैं, वोलेटिलिटी ज़्यादा होती है। आप इंडिया का स्टॉक एक्सचेंज सन 90 में, 95 में, 96 में कैसा था, आप उससे कंपेयर करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटीज दिखेंगी। ये तो हम सब समझते हैं कि ये 30 साल 25 साल आगे की चीज़ है। तो इस समय सेम लेवल ऑफ स्क्रूटनी, सेम लेवल ऑफ स्टेबिलिटी एक्सपेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है। और दूसरी चीज मैं बोलूंगा, जैसे क्रिप्टो में इस साल सिर्फ मार्केट और इन्फ्लेशन की वजह से बात नहीं है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा सम ऑफ द काफी बड़े प्रोजेक्ट्स थे, जैसे टेरा का प्रोजेक्ट था, लूना का प्रोजेक्ट था, जो कि बंद हो गया। अब मैं इसको वापस एग्जांपल दूंगा कि 12 साल पहले सबप्राइम क्राइसिस एग्जैक्ट एग्जांपल था इसका। सबप्राइम क्राइसिस में लेमन ब्रदर्स बंद हो गई थी, लेकिन कोई भी मार्केट इन इवेंट्स के बाद काफी स्टेबल और काफी रोबस्ट हो जाता है। कोई भी चीज पहले दिन से रेडी नहीं होती है। 1996-97 में जब पहली बार म्यूचुअल फंड्स इंट्रोड्यूस हुए थे तो सबने कहा था ये तो कभी नहीं चलेगा। उस समय सरकार ने, और यहीं पर अब मैं सेकंड पार्ट में मूव करता हूं, जो मैंने कहा कि इन चीजों में मैं अपने गवर्नमेंट की लॉन्ग साइट हमेशा देखा हूं। एक दूरदर्शिता के साथ जब म्यूचुअल फंड्स पे स्टार्ट हुए थे तो उसमें कॉमन पब्लिक को उतना ज्यादा उन लोगों ने इन्वेस्ट नहीं करने दिया था। लिमिट्स रखी हुई थी कि आपको अगर इन्वेस्ट करना है तो इतना बड़ा अमाउंट करना पड़ेगा। अगर आज आप आज की डेट में भी देखिएगा तो जैसे एक चीज है कि क्रिप्टो इकोसिस्टम्स को यूपीआई से सपोर्ट नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? इसलिए मिलता है कि यूपीआई सपोर्ट मिल गया तो हर एक बंदा उसके बाद इन्वेस्ट कर सकता है एक ऐसे इकोसिस्टम में जो कि अभी बन रहा है। और वही रेगुलेशंस बन जाएंगी तो सरकार इस बात को गारंटी कर पाएगी कि आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा। उसके बाद सारे सपोर्ट आ जाएंगे। तो कॉमन पब्लिक को थोड़ा सा डिस्टेंस किया जा रहा है कि आप रुक जाए, एक बार कॉम्प्लायंस आ जाए, रेगुलेशंस आ जाए, लाइसेंसेस आ जाए, उसके बाद हर आदमी कॉन्फिडेंस के साथ अपने इन्वेस्टमेंट्स कर पाएगा। ओके प्रशांत, आपने कहा कि गवर्नमेंट ये चाहती है कि अभी थोड़ा रुक जाएं, लोग थोड़ा अवॉइड करें अभी। सो कितना, मतलब लोग पूछ सकते हैं कि भाई कितना और रुकें, इसमें कितना और वक्त लगेगा? दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर ये रहेगा कि जो रेगुलेशन गवर्नमेंट लेकर आना चाह रही है, फिर लेकर आ रही है, तो क्या उसमें चेंजेस हो सकते हैं? तो क्या 30% टैक्स जो है वो भी शायद कम हो सकता है कि जब चीज़ें स्ट्रीमलाइन होंगी? ये काफ़ी मुश्किल सवाल है और अगर ये मेरे पास आंसर होता है तो शायद फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ऑलरेडी इसको कंप्लीट कर दिया होता। लेकिन देखिए, अगर अब इन हर चीज़ों को, प्रॉब्लम अनसर्टेनिटी की है। मैं आपसे पूछता हूं कि टैक्सेशन हर एक एसेट पर होता है। बिल्कुल, आप म्यूचुअल फंड लेते हैं, आप शेयर्स लेते हैं, आप घर लेते हैं, हर एसेट पर टैक्सेशन होता है। तो टैक्सेशन आया है, पहले नहीं था, इसकी वजह से चर्चा में है, लेकिन ये 1-2 साल में स्टेबलाइज हो जाएगा। रेगुलेशंस में कितना टाइम लगेगा, एग्जैक्ट टाइमलाइन तो ऑफ कोर्स कोई नहीं दे सकता है। लेकिन अगर आप देखिएगा, इंडिया की फिनटेक इंडस्ट्री पिछले 10 सालों से इन जनरल काफी प्रोग्रेसिव है। आप गवर्नमेंट सपोर्ट देखिए, आप आरबीआई को देखिए, चाहे वो पेमेंट के ऑप्शंस हो, पीजीज हो, चाहे वो प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स हो, एक प्रोग्रेसिव माइंडसेट रहा है। उसी प्रोग्रेसिव माइंडसेट की वजह से इंडिया में जो पेमेंट का डिजिटाइजेशन हुआ है वो अलग लेवल पर है। इंडिया के एक्सचेंजेस इस समय वर्ल्ड के टॉप एक्सचेंजेस में आते हैं, जहां दुनिया भर से इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए फॉरेन पार्टनर्स भी आते हैं। तो मैं उस कॉन्फिडेंस को
कॉन्फिडेंटली कहना चाहता हूं कि ये चीज क्रिप्टो में भी आएगी। एग्जैक्ट समय अंदाजा करना तो जैसे मैंने कहा कि काफी मुश्किल है, लेकिन G20 में जो प्रोएक्टिवनेस से FM ने इस बात को कहा है, या आप अभी देखिए, मैं पिछले 6 महीनों से हर एक इंटरव्यू में बोल रहा था कि सब लोग बात करते थे सिर्फ टैक्सेशन की और TDS की और इसकी और उसकी, लेकिन सरकार ने 6 महीने पहले ये भी कहा था कि वो डिजिटल रुपये इंट्रोड्यूस करेंगे जब बजट आया था। तो इस बात पर चर्चा बहुत कम हो रही थी, जो कि एक प्रोग्रेसिव फॉरवर्ड स्टेप था। लेकिन अब हमने अचानक से सुना है कि RBI ने ऑलरेडी इसका एक्सपेरिमेंटेशन और इसकी पहले स्टेप्स लेने शुरू कर दिए हैं। ये अब 2 दिन की बात है, नवंबर में स्टार्ट हो चुका है या फिर कुछ दिनों में स्टार्ट होने वाला है। तो अगर आप अच्छी चीज़ों को नोटिस करिएगा तो पाइए कि वहाँ काफ़ी फॉरवर्ड मूवमेंट रही है, और इंडिया टेक्नोलॉजी हो चाहे पेमेंट के मॉड हो, सब में प्रोग्रेसिव रहा है। ये प्रोग्रेसिवनेस इस पर भी आएगी। मुझसे पूछो कब होना चाहिए, मैं कहूँगा शायद कल हो जाए तो अभी अच्छी बात है, महीने भर में हो जाए। लेकिन इतने बड़े स्टेप्स, खासकर अगर ग्लोबल लेवल पर इंडिया कोलैबोरेशन चाहता है तो इतनी जल्दी नहीं होता है। बट ठीक है, उस समय तक हम लोग इंतजार करेंगे। सो विशांत, इसमें हम लेट तो नहीं हो जाएंगे एज अ नेशन, कॉज दूसरे कंट्रीज को अगर हम देखें तो वो ऑलरेडी काफ़ी वक्त से क्रिप्टो पर रेगुलेशंस पर काम कर रहे हैं, एंड हम अभी सिर्फ डेलिब्रेट ही कर रहे हैं यहाँ पे। सो नई टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस करने में क्या हम लेट तो नहीं हो रहे हैं? लाइक जैसे कि दुबई की बात करें, ऑलरेडी क्रिप्टो हब बन चुका है। यूके में सुनक आ गए, वो पहले से कह चुके हैं कि भाई वो यूके को क्रिप्टो हब बनाएंगे। अब फिर से इसके 2 पार्ट्स हैं कि एक होता है क्रिप्टो पर नजरिया आपका एज अ एसेट, और एक होता है क्रिप्टो पर नजरिया एज अ टेक्नोलॉजी। इंडियन गवर्नमेंट ने कोई रोक नहीं लगा रखी है अगर आप इसको एज अ टेक्नोलॉजी देखना चाहते हैं तो। हाँ, दोनों कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। एसेट इकोसिस्टम में रेगुलेशंस की कमी की वजह से इम्पैक्ट टेक्नोलॉजी पर भी है। लेकिन दुबई एक छोटी सी कंट्री है। दुबई में जितने चेक्स और कंट्रोल्स आराम से आप बैठे बैठे कर सकते हैं, यूके में कर सकते हैं, आप इंडिया में नहीं कर सकते हैं। हर कंट्री के अपने चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं। मैं कहूंगा कि इस समय अगर आप एग्जांपल दूं, सबसे ज्यादा क्रिप्टो को अडॉप्ट किया उन कंट्रीज ने जिन कंट्रीज में उनकी अपनी करेंसी बिल्कुल खराब हो चुकी है। अब इंडिया वो तो नहीं कर सकता है। हमारा रुपीस जैसा भी है इस समय वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल करेंसीज है, डॉलर की बात छोड़ दे, पर बाकी हर करेंसी के कंपैरिजन में स्ट्रांग हो रहा है। तो एक लार्जर व्यू अगर आप लीजिएगा तो आप समझिएगा कि हमारी अपनी कंट्री के चेक्स एंड बैलेंसेस हैं। अगर एक लॉ इंप्लीमेंट भी करना होता है तो देखना होता है कि ये 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन में आप कैसे इसको मैनेज करिएगा एडमिनिस्ट्रेटिव से। तो लेट तो होता है। क्या ज्यादा लेट करने से दिक्कत होगी? बिल्कुल होगी। लेकिन जब भी होगी, क्या ये इंडिया में अनलीश करेगा टेक्नोलॉजिस्ट को या एसेट मैनेजर्स को या ट्रेडर्स को? बिल्कुल करेगा। फिर देख लिया जाएगा। इंडिया पीछे तो है इस चीज में। क्या हमें जल्दी करना चाहिए, पर जल्दी का काम और गड़बड़ी का काम दोनों में एक फर्क होता है। तो मैं चाहूंगा कि सही तरीके से हो, जल्दी से हो, बट फाइन प्रशांत, अब थोड़ा क्रिप्टो एक्सचेंजेस की भी बात कर लेते हैं, बिकॉज लोगों को क्रिप्टो एक्सचेंजेस यूज़ करते हुए काफ़ी इश्यूज आ रहे हैं आजकल। सो एज अ स्टेक होल्डर आप भी एक क्रिप्टो एक्सचेंज जो है वो चलाते हैं। आप ये बताएं कि एक्सचेंजेस को इस वक्त कितने इश्यूज आ रहे हैं, जैसे कि ट्रेडिंग वॉल्यूम्स जो है वो काफ़ी डाउन हो गई हैं अभी। सो ऐसे में क्रिप्टो एक्सचेंजेस कैसे सस्टेन कर पाएंगे? कभी तो ऐसी रिपोर्ट्स आ जाती हैं कि भाई कुछ एक्सचेंजेस जो हैं वो बंद भी हो सकते हैं लॉन्ग रन में, बिकॉज लॉस हो रहा है उनको। सन 1995 में या 94 में जब शेयर मार्केट में गड़बड़ियां हुई थी, उसके बाद जो BSE का सेंसेक्स था उसको वापस आने में सेम नंबर पर 3 साल लगे थे। लेकिन आप 1990 से लेकर आज तक शेयर मार्केट का रिटर्न्स देख लीजिए, वो 14 से 15% रहा है। मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं, NSE जो कि बहुत ज्यादा सुपीरियर है BSE से इन टेक्नोलॉजी, इन रोबस्टनेस, इन कॉम्प्लायंस, इन मैनेजिंग एवरीथिंग, जहां पर 2-4 ब्रोकर मिलकर कुछ गड़बड़ियां नहीं कर सकते हैं। ये हर्षद मेहता के स्कैम के बाद डेवलप किया गया था। तो जब भी किसी सिस्टम में कुछ गड़बड़ियां आती हैं तो वो लीड करता है एक नए इकोसिस्टम को आने में, जो कि ज्यादा रोबस्ट है, ज्यादा सेफ है, ज्यादा सिक्योर है। BSE भी बंद नहीं हुआ, सारी प्रॉब्लम BSE के इकोसिस्टम में हुई थी। BSE बिकेम बेटर। BSE आज भी थोड़ा स्ट्रगल करता है कि 4 से 5 हजार शेयर्स, छोटे छोटे पेनी स्टॉक बचे हुए हैं, उनको कैसे मैनेज करना है। लेकिन BSE इंप्रूव कर गया और NSE आ गया। NSE वर्ल्ड के टॉप एक्सचेंजेस में है। सिमिलरली प्रॉब्लम्स तो रहेंगी। 2012 में लेमन ब्रदर्स 129 साल से पता नहीं कितने साल से था, वो बंद हो गया, लेकिन बाकी सारी ऑर्गेनाइजेशंस और अच्छी हो गई। तो ये तो एक चक्र होता है। कुछ एक्सचेंजेस सरवाइव कर जाएंगे, हो सकता है अनफॉर्चुनेटली 1 या 2 को प्रॉब्लम भी हो जाए, डिपेंडिंग अपॉन किसने कितनी ज्यादा सिक्योर अपने आप को कर रखा है स्टेटस में प्रीवियस। लेकिन आपको अगर हर एक्सचेंज को आइसोलेशन में नहीं देखते हुए इंडस्ट्री को देखना रहेगा,
कि क्या इंडस्ट्री आज से 2 साल बाद बेटर हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। और इसलिए मैंने बहुत ही एप्ट आपको शेयर के मार्केट के एग्जाम्पल दिया कि ना तो शेयर मार्केट रिटर्न्स कम हुए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और न ही वो सिस्टम्स कमजोर हुए, बल्कि और अच्छे सिस्टम बन के आए। सेम चीज यहाँ भी रिपीट होगी, बिकॉज हम लोगों के लिए टेक्नोलॉजी वेटरन है, हम लोग 20 साल से 30 साल से इंडस्ट्री देख रहे हैं, तो ये साइकिल्स हम लोगों ने देखे हैं। ओके प्रशांत, लोगों के कुछ सवाल ले लेते हैं अभी। सो आप भी ये कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी जो है वो इम्प्रूव होगी, वेब 3.0 की सब बात करते हैं। सो इस टेक्नोलॉजी का, वेब 3.0 का फ़ायदा जो है वो लोगों को क्या होगा? आपको एज अ स्टेक होल्डर फ़ायदा होगा वो समझ आता है, बट एक लेमैन को समझाएं कि उससे इसको क्या फ़ायदा होगा। सबसे बड़ी बात, इनफैक्ट मैं बिना आपके पूछे एक बात बोलना चाहूँगा कि किसी भी इन्वेस्टमेंट की तरह क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट आपको अच्छे से सोच समझकर, मार्केट को स्टडी कर पैटर्न्स देखकर ही करने चाहिए। उसके बिना अपने बगल में अपने पड़ोसी ने, आपके दोस्त ने आपको चाय पर क्या बोला, उसके बेसिस पर इन्वेस्टमेंट नहीं करने चाहिए। और दूसरी चीज, फिर से मैं एग्जांपल दूंगा कि मैं शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड को बहुत अच्छा एक एग्जांपल पाता हूं समझाने के लिए क्रिप्टो को, कि किसी कंपनी के शेयर के प्राइसेस क्यों बढ़ते हैं। इसलिए बढ़ते हैं कि उस कंपनी का फाउंडर, उस कंपनी के सीईओ, उस कंपनी के एम्प्लॉयज, उस कंपनी की फैक्ट्री हो या किसी भी तरह की हो, वहां बहुत सारे लोग काम करके एक वैल्यू क्रिएट करते हैं। जहां आप देखते हैं इसकी अच्छी वैल्यू, वहां इन्वेस्टमेंट अच्छी होती है। सिमिलरली क्रिप्टो में जितनी भी कॉइन्स हैं, आप एक दो छोड़ दीजिए जिनको हम लोग मीम कॉइन्स बोलते हैं, डॉज है या शिब है, लेकिन चाहे वो बिटकॉइन है, चाहे इथीरियम है, चाहे कार्डानो हो, चाहे वो मैटिक हो, सबके पीछे एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है, और उस सॉफ्टवेयर सिस्टम में अलग अलग वैल्यू क्रिएट हो रही हो। कोई मेटावर्स का कॉइन है, कोई गेम्स का कॉइन है, कोई डीएप्स का कॉइन है, कोई फिनटेक का है, कोई डिफाई का है। तो जो टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट को अगर आप अनलीश करिएगा तो पीछे की वैल्यू क्रिएशन बड़ी होती जाए, और पीछे की वैल्यू क्रिएशन बड़ी होगी तो उसका रिफ्लेक्शन, जैसे शेयर मार्केट में उस कंपनी के शेयर्स का होता है, उसका रिफ्लेक्शन उस पर्टिकुलर ब्लॉकचेन के कॉइन का होता है। इसी तरीके से टेक्नोलॉजी एनहांसमेंट हेल्प करती है क्रिप्टो इकोसिस्टम को, और उसके बाद जो सही कॉइन्स हैं उनमें फॉरवर्ड और प्रोग्रेसिव मूवमेंट आता है। फाइन प्रशांत, कॉइन्स एंड टोकन्स की यहाँ पे बात आई तो यहाँ पर लोग किसी भी रैंडम प्रोजेक्ट्स में आजकल अपने पैसे जो है वो डाल दे रहे हैं, जिसके बारे में उनको कुछ पता नहीं होता, समझ नहीं होता, वो फेक होते हैं, स्कैम है, कुछ नहीं पता है लोगों को। दे आर जस्ट ट्रस्टिंग न्यू प्रोजेक्ट्स ब्लाइंडली। सो आप समझाएं कि ऐसे किसी भी रैंडम प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट करना कितना प्रॉब्लमेटिक हो सकता है लोगों के लिए। पहले तो एक लाइन बिना किसी संशय के मैं बोलना चाहूंगा कि बिना अंडरस्टैंड किए हुए इन्वेस्ट करना गलत है। वो चाहे क्रिप्टो हो, चाहे वो, आई थिंक बिना सोचे समझे इंसान एक ही इन्वेस्टमेंट कर सकता है, वो सोने में होता है। ठीक है, आपके पास पैसा है, आपने आंखें बंद कर दी, सोना पिछले 400 सालों से इंडस्ट्री को, इकोसिस्टम को संभाले हुए है। तो आपको समझना तो चाहिए। अगर नहीं समझना चाहते हैं तो फिर आप रिस्क ले रहे हैं, और रिस्क का नतीजा किसी भी साइड हो सकता है। मैं खुद एक क्रिप्टो की कंपनी चलाता हूँ, लेकिन मैं फिर भी बोलूंगा बिना सोचे समझे अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं सही नहीं है। हम लोग के पास कभी केसेस आते हैं, कुछ लोग होते हैं बिना सोचे इन्वेस्ट करते हैं, फिर हम बताते हैं कि ऐसी होगी प्रॉब्लम, किस में इन्वेस्ट करना चाहिए। मुझसे क्वेश्चन आते हैं, हम लोग कंपनी है, हम लोग हमेशा मना करते हैं, हम लोग बोलते हैं नहीं, हम लोग ये प्लेटफॉर्म दे रहे हैं करने के लिए, लेकिन कोई रिकमेंडेशन नहीं देते हैं। समझना बहुत ज्यादा आसान भी नहीं है इस समय हर लोगों के थ्रू, लेकिन जैसे हर चीज का ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक डेमोक्रेटाइजेशन होता है। अगर आप देखिएगा तो मैं पूछता हूँ कि क्या हर एक बंदा जो कि इंडिया की टॉप ब्लू चिप कंपनी में इन्वेस्ट करता है, क्या उसको अंदर समझता है? शायद नहीं समझता है। लेकिन चलिए मैं HDFC बैंक एग्जांपल लेता हूं, जो कि इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन, लेकिन सन 95 से लेकर अभी तक से पता नहीं कितने 20,000 करोड़ का उसने रिटर्न्स दिया है, पर उसको 1997 में या 99 में कौन जानता था। पर 5 साल 10 साल के बाद एक पैटर्न फिक्स हो जाता है, और उसी के बाद जैसे अगर मैं कॉमन पब्लिक हूँ, देखिए चीज बोलूंगा कि आप जो सबसे नया टोकन है उसमें आप इन्वेस्ट मत करें। तो सबसे ज्यादा नया टोकन आया है, उसको समझने में शायद एक्सपर्ट्स को भी दिक्कत होगी, आप जाना चाहते हैं उसके ऊपर, तो आप उनको देखें। जैसे जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, ज़्यादा समझ में नहीं आता है तो क्या करते हैं, ब्लू चिप कंपनी में डाल देते हैं। मैं खुद बहुत सालों तक जब फुर्सत नहीं होती थी तो मैंने आंखें बंद करके कोई भी ब्लू चिप का म्यूचुअल फंड ले लेता था। तो आप देखिए कौन से वो प्रोजेक्ट्स हैं जो अपने आप को स्थापित कर चुके हैं, 10 साल से चल रहे हैं, तो उनके चांसेस गड़बड़ होने के कम होते हैं। तो ये एक सिंपल पैटर्न ले सकते हैं अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन यस, गिवन ये काफी फ्यूचरिस्टिक है, हर एक नए टोकन को समझ पाना भी उतना आसान नहीं है। और डेफिनेटली कोई इन्वेस्टमेंट, इनफैक्ट शेयर मार्केट में लोग इन्वेस्ट करते हैं चाय की दुकान पर या फिर किसी बंदे से पूछकर, तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अपना विवेक और अपना धीरज, इफ यू नीड टू हैव पेशेंस एंड यू नीड टू हैव द स्मार्ट्स टू नो दैट व्हाट यू आर रियली डूइंग, इसकी जरूरत पड़ जाएगी।
ओके, एक और सवाल लेते हैं जो यूजर्स आजकल पूछ रहे हैं प्रशांत। वो कहते हैं कि भाई क्रिप्टो में एक बुल रन था, वो चल रहा था काफी वक्त से, बट अचानक से सब कुछ खत्म हो गया, यहाँ पे मार्केट क्रैश हो गया पूरी तरह। दे आस्क कि अब आगे मार्केट में क्या होने वाला है, कोई बुल रन फिर से आएगा क्या, या फिर सब कुछ जो है वो ऐसे ही चलेगा? क्या इन्फ्लेशन एंड रेगुलेशन की वजह से मार्केट की हालत खराब है या फिर क्या चल रहा है? सो जो लोग ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं उनको आप कैसे आंसर करेंगे? पहले मैं अगेन सेपरेट करूंगा, आपके क्वेश्चंस में कई छोटे क्वेश्चंस हैं। बुल रन को रेगुलेशन से कोई मतलब नहीं है। ये रेगुलेशंस इस समय इंडिया और कई कुछ कंट्रीज स्पेसिफिक चीजें हैं। रेगुलेशंस इसलिए है कि लोग फ्रीली ट्रेड कर सकें। बुल रन सिर्फ ट्रेडिंग फ्रीडम से नहीं आता है, बुल रन के लिए काफी सारे अलग फैक्टर्स भी होते हैं। तो रेगुलेशंस को इससे पहले मिक्स ना किया जाए, बिकॉज वो बेयर और बुल का साइकिल वर्ल्ड वाइड है। खासकर क्रिप्टो जैसे इकोसिस्टम में जहां पर सब कुछ ओपन है और पूरी हर एक कंट्री में फैला हुआ है। मैं आपको शायद अगर एप्ट एग्जांपल दूं तो हमारे किसी भी ब्लू चिप कंपनी के स्टॉक्स देखिएगा तो सिर्फ एनएसई बीएसई में लिस्टेड है। वो यूएस में एनवाईसी में लिस्टेड नहीं है, वो हांगकांग एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है, शंघाई में लिस्टेड नहीं है। लेकिन क्रिप्टो में जितनी भी करेंसी होती हैं वो चाइना से लेकर इंडिया से लेकर, सॉरी चाइना में तो नहीं है, लेकिन हांगकांग से लेकर इंडिया से लेकर यूएस हर जगह लिस्टेड होती हैं। और अब दूसरा सवाल आपने जो बोला कि बियर रन बुल रन कब आएगा, मुझे इसके बारे में पता होता तो मैं कंपनी बंद करके इन्वेस्टमेंट करके बैठ जाता अपनी सारी और 100x बना लेता। तो मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, जितने हम लोगों ने पैटर्न्स देखे हैं, जिस तरह से चीजें देख रहे हैं, यूएस का इन्फ्लेशन भी अब काफी हद तक कंट्रोल में आ चुका है। इनफैक्ट कल वापस रेट हाइक्स हुए थे। ऐसा लगता है कि वर्स्ट ओवर हो चुका है, पर ऐसा लगता है बिकॉज आप देखिए ये जो रेंज रही है बिटकॉइन की, पिछले अब 6 महीने हो चुके हैं जब वो कभी 20,000 के नीचे कभी 20,000 के ऊपर डॉलर की बात कर रहा हूं, और जनरल पैटर्न्स इंडिकेट करते हैं। पर ये सब जनरल पैटर्न्स होते हैं। मैं खुद बहुत एक्सपर्ट चार्ट रीडर नहीं हूं, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि इसके चार्ट्स उतने पुराने भी नहीं है कि आप प्रेडिक्ट कर सके। मैंने एचडीएफसी बैंक एग्जांपल दिया था, या रिलायंस एग्जांपल दीजिएगा तो आप अच्छे से 30 साल 40 साल के डेटा देख सकते हैं और अंदाजे लगा सकते हैं। लेकिन बुल और बियर पार्ट साइकिल एक होता है, और हर एक इकोसिस्टम जिसके अंदर एक इनहेरेंट वैल्यू प्रोपोजिशन होती है वो ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आपको अच्छा रिटर्न्स देता है। इसलिए मैंने निफ्टी के इंडेक्स की बात की कि चाहे कुछ भी हुआ हो, बीच में 95 में इतना बड़ा कांड हो गया था, उसके बाद इतने सारे बियर रन आए थे, आपके 2008 में आया था, 2001 में आया था, पर उन सब के बावजूद चूंकि इनहेरेंटली इंडिया की कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो आपने देखेंगे कि आप एवरेज आउट करिएगा तो अच्छा रहेगा। सिमिलरली ये चीज क्रिप्टो में भी होगा, लेकिन सब कुछ नया है। प्रशांत, यहाँ पर मीम कॉइन्स की भी बात कर लेते हैं। आजकल इंडिया में हम देखते हैं कि क्रिप्टो में जो लोग इन्वेस्ट करते हैं वो मीम कॉइन्स पर बड़ा रिलाई कर रहे हैं आजकल, काफ़ी वक्त से एक्चुअली, एंड फिर उनको बड़ा लॉस होता है बाद में। सो लोगों को ये समझाएं कि मीम कॉइन्स में मतलब उनके लिए इन्वेस्ट करना, मीम कॉइन्स में इन्वेस्ट करना उनके लिए कितना खतरनाक हो सकता है लॉन्ग रन में। देखिए, मीम कॉइन्स के चक्कर में पड़ना बेहतर नहीं है। आपकी मेन इन्वेस्टमेंट, अगर आपकी मेन इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी का पार्ट मीम कॉइन्स नहीं हो सकता है, अगर आप वो कर रहे हैं तो मैं बहुत फोर्थकमिंग हूँ इस चीज़ के लिए कि गलत है। मैं फिर से एग्जांपल लेता हूं कि जब हम लोग इन्वेस्ट करते हैं कई बार शेयर मार्केट में, तो एक जनरल सजेशन देते हैं हर एक इन्वेस्टर जो एक्सपर्ट्स होते हैं कि आप अपना 95% तो बहुत अच्छे सोचकर अच्छी और बड़ी बड़ी कंपनी में डालिए, पर आप बाकी 5% जो है आप बेट ले सकते हैं कि चलिए किसी कंपनी के प्राइसेस बहुत ज़्यादा गिरे हुए हैं, चाहे किसी भी गलत रीजन से गिरे हों, 2 रुपये का, 4 रुपये का, 8 रुपये का शेयर हो सकता है, आप मैक्सिमम उसमें अपने 4 से 5% लगा दीजिए कि शायद बढ़ जाए तो अच्छा हो। मैं वही उदाहरण लेना चाहूंगा और कहूंगा कि अगर आप मीम कॉइन को अपनी लार्जर स्ट्रेटजी बना रहे हैं तो ये ज्यादा से ज्यादा संभावना है कि आपको लॉस होने वाला है, क्योंकि मीम कॉइन के पीछे कोई स्ट्रॉन्ग वैल्यू क्रिएशन नहीं है। और ये मैं काफी कॉन्फिडेंस आपको बता रहा हूँ। वो एक्चुअली में एक होता है सोशल प्रेशर और ट्रेंड्स और एक लहर की तरह चलती है, और लहर जब चलती है तो जो कॉमन इन्वेस्टर होता है उनको ज्यादा लॉसेस होते हैं फायदे के अलावा, जो लहर चलाते हैं वो फायदा ले जाते हैं। तो अगर आप कोई छोटा सा अमाउंट जिसको आप खोने पर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप मीम कॉइन्स में लगा सकते हैं। और मैं काफी सरप्राइज हूँ, आपको मैं डेटा बताता हूँ। इनफैक्ट ये वो चीजें हैं जो मैं चाहूंगा कॉमन इन्वेस्टर्स, इसलिए मैं लंबा आंसर दे रहा हूँ, पर हमारे प्लेटफॉर्म पर मैंने देखा है कि टॉप 3 या टॉप 4 जो हमारी कॉइन की सेल होती है वो एक मीम कॉइन है। इस चीज से मैं कोशिश करूंगा कि शायद जब से क्रिप्टो की अवेयरनेस बढ़ेगी कंट्री में और लोगों को आइडिया लगेगा, रेगुलेशंस आ जाएंगे, बहुत सारा कंटेंट आएगा, तो ये चीज बदलनी चाहिए। मैं पर्सनली देखना चाहता हूं कि टॉप 10 में एक भी मीम कॉइन आए। मेरे टॉप 10 में 2 मीम कॉइन्स हैं इस समय। फाइन। सो इसका ध्यान लोगों को रखना चाहिए कि मीम कॉइन्स जो है वो उनसे बच के रहें।
बहुत छोटा पार्ट आप डालना है डाल लीजिए, इस कॉन्फिडेंस के साथ कि ये पैसे डूब जाए तो मुझे बहुत फर्क नहीं पड़ता है। क्या वो 10x हो सकता है? हो सकता है, पर वो फिर बोलना नहीं चाहूंगा, पर दैट वो एग्जैक्टली गैम्बलिंग जिसको बोला जाता है कि आप एक गैम्बल ले रहे हैं, जो सही नहीं है। मैं तो कोशिश करूंगा, अपील करूंगा कि गवर्नमेंट को काफी मतलब जितना भी, जैसे होता है सिस्टम स्टार्ट हो रहे हैं तो वो धीरे धीरे ओपन अप होंगे, मैं मानता हूँ, लेकिन अगर एक बार रेगुलेशंस आ जाएगी तो उससे एक लार्जर इकोसिस्टम को बहुत फायदा होने वाला है। गवर्नमेंट जो इकोसिस्टम और रेगुलेशन लाएगी उसके अनुसार हम सब लोग बनकर काम करेंगे। उसके बाद गवर्नमेंट को 6 महीने बाद कॉन्फिडेंस फील होता है तो वो शायद एक चीज में ओपन करेगी, और तो बाकी जिन लोगों ने अच्छे से परफॉर्म किया है उनको भी यूज करेंगे। लेकिन ये आ जाएगा तो ये सारी चीजें करवाई जा सकती हैं। अगर रेगुलेशन आ जाता है तो मैं मेरे लिए पॉसिबल है। मैं बहुत छोटे एग्जांपल दे सकता हूँ कि मेरे प्लेटफॉर्म पर मैं चाहूँ तो मीम कॉइन की रेटिंग नीचे कर सकता हूँ, मैं लिस्टिंग में नीचे कर दूंगा, उसकी बिक्री कम हो जाएगी। पर हमें एक बार समझना इंपॉर्टेंट है कि भाई सरकार का स्टैंड क्या है, बिकॉज जस्ट लाइक एनी अदर इंस्टीट्यूशंस हमारी हमेशा कोशिश ये रहेगी कि हम लोग सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर काम कर सकें और क्रिप्टो के सिस्टम को इम्प्रूव कर सकें। प्रशांत, अभी इंडिया में क्रिप्टो को लेकर जितनी भी हलचल हो रही है, गवर्नमेंट की बात करें तो G20 मीट हुई, गवर्नमेंट ने बोला कि इंडिया क्रिप्टो रेगुलेशंस को प्रायोरिटी पर रखेगा। सो आजकल इंडिया में क्रिप्टो मार्केट को लेकर क्या बड़े अपडेट्स आ रहे हैं? क्रिप्टो मार्केट एक ग्लोबल वर्ल्ड वाइड एक चीज है और एक इंडिया में जो इस समय चल रहा है, दोनों थोड़े थोड़े अलग है। अगर आप देखिएगा तो क्रिप्टो मार्केट जस्ट लाइक एनी अदर मार्केट इस समय डाउन आया हुआ था, उसके बाद काफी इंप्रूवमेंट्स आई हैं, जो कि एक जनरल पैटर्न होता है किसी भी इन्वेस्टमेंट एसेट का। उसको परे रखकर अगर इंडिया में देखिएगा तो इंडिया उन कंट्रीज में है इस समय वर्ल्ड में, तो वर्ल्ड में भी मल्टीपल कंट्रीज ने मल्टीपल तरीके से क्रिप्टो को अडॉप्ट किया है। कुछ कंट्रीज ने तो करेंसी की तरह से परमिशन दे दी है, कई सारी कंट्रीज ने काफी रेगुलेशंस अच्छे से बनाकर कोशिश की है कि इसका बिजनेस और ग्रोथ सही तरीके से हो सके। और उसके बाद काफी सारी कंट्रीज हैं, इंडिया अकेला नहीं है, जो अभी रेगुलेशंस को अच्छे से समझ रहे हैं और इन एब्सेंस ऑफ रेगुलेशंस उनका स्टैंस आई विल से कि रिजर्व्ड है। जैसे G20 की बात करें तो ये बहुत अच्छी चीज है कि हमारी गवर्नमेंट को इस बात को अच्छे से उन्होंने समझ लिया है कि क्रिप्टो एक लोकल चीज नहीं हो सकती है, काफी इंटरकनेक्टेड है, डिसेंट्रलाइज्ड है, जिसकी वजह से मल्टीपल कंट्रीज को आपस में एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पर काम करना पड़ेगा जिसके थ्रू क्रिप्टो को सही तरीके से चलाया जा सके। तो मैं बस यही कहूंगा कि इंडिया उन तीसरी टाइप की कंट्रीज में है इस समय जहां पर इस पर बातचीत जारी है और समय के साथ इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के साथ रेगुलेशंस सही समय पर आएंगे। उसके बाद इंडिया भी बाकी दुनिया की तरह सेम बोट में आ जाएगा जिस बोट पर बाकी कंट्रीज चल रही है। प्रशांत, अभी FM का स्टेटमेंट आया था कि इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी में इंडिया क्रिप्टो रेगुलेशन को प्रायोरिटी पर रखेगा, पुश करेगा। सो इंडिया की प्रेसिडेंसी में क्रिप्टो रेगुलेशन आना मतलब इसका क्या इम्पैक्ट होगा, एंड इससे रिलेटेड इंडिया में क्रिप्टो का जो फ्यूचर है आप कैसे देख रहे हैं? यानी कि ये सबसे बेहतर चीज है, मतलब ये सबसे अच्छी न्यूज जो आनी शुरू हो गई है कि इंडिया ना सिर्फ इसके लिए अपनी कमिटमेंट दिखा रहा है बट गिवन G20 की लीडरशिप इसमें लीड लेना चाह रहा है। और जो मैं रिपीट करूंगा फिर से, इंडिया में कई बार कई चीजें कुछ देर से होती हैं और ये बात सिर्फ क्रिप्टो के लिए नहीं है, कई सारी चीजों में है। लेकिन आप इस बात की क्रेडिट में देना चाहता हूं कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब हमारी सरकार सोचकर समय लेकर स्टेप्स लेती है तो एक सही रेगुलेशंस आते हैं, एक ऐसे रेगुलेशन जिसके थ्रू कॉमन पर्सन अपने बेनिफिट्स भी ले सकते हैं, टेक्नोलॉजी के इंप्रूवमेंट होंगे और कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी जो एज अ कंट्री हम लोग नहीं होने देना चाहते हैं, जो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन का आंसर दिया था। और चूंकि इसका जो स्कोप मैंने बताया कि ये स्कोप किसी कंट्री तक लिमिट नहीं हो सकता है, तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी जब G20 की लीडरशिप है। और आप नोटिस करिएगा FM ने इवन बिफोर लीडरशिप स्टार्ट होने के पहले ही उन लोगों ने इसको सबसे पहले एजेंडा में डाला है कि इस चीज को वो चाहते हैं कि सॉल्व कर सके। रेगुलेशंस का इंतजार हर एक एक्सचेंज और हर एक क्रिप्टो प्लेयर को है। इनफैक्ट मैं कई सारे CEO से मैंने भी बात करता रहता हूं और हम सब लोग यही कहते हैं कि रेगुलेशंस के एब्सेंस में हम लोग इस समय ओवर कॉम्प्लायंट हो रहे हैं, बिकॉज आप चाहते हैं कि जब रेगुलेशंस आए तो रेगुलेशंस आने के बाद हर एक प्लेयर इसमें फैसिलिटेट हो जाएगा।
फाइन प्रशांत, इट वाज रियली एन इंसाइटफुल डिस्कशन विद यू। आपने यूजर्स के क्वेश्चंस को एड्रेस किया, उनको लिया, उनको समझाया कि क्रिप्टो इंडस्ट्री को उनको कैसे देखना चाहिए, किस नज़र से देखना चाहिए, एंड किन किन बातों का यहाँ पर लोगों को खास ख्याल रखना चाहिए। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए शुक्रिया। विल कनेक्ट विद यू सून अगेन विद अ न्यू सेट ऑफ क्वेश्चंस। बिल्कुल, बहुत 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 धन्यवाद अयाज। होपफुली मेरी हिंदी अभी भी बरकरार है जैसी होनी चाहिए थी। नहीं, बिल्कुल नहीं, काफ़ी मतलब अच्छी है। थैंक्स प्रशांत। एंड व्यूअर्स से मैं यही कहूँगा कि आप अपने क्वेश्चंस भेजते रहें, हमें कमेंट सेक्शन में पूछते रहें, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं उनको ले सकूँ। एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग अनकट।